हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। तो प्रीवियस क्लास में हमने गॉस लॉ के बारे में बेसिक आइडिया लिया था और देखा था कि फ्लक्स क्या होता है। गॉस लॉ मैंने बताया था कि आगे हम देखेंगे, और फ्लक्स के बारे में जो बेसिक आइडिया था वो हमने आपको दिया था, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास जो होगी वहाँ पर हम जो है अध्ययन करेंगे फ्लक्स के कुछ और फार्मूला का, और अलग अलग ऑब्जेक्ट जो रखें अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या उससे फ्लक्स निकलेगा, क्या होगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और अपने नियर डियर दोस्त जो भी है उनको भी क्लास के बारे में बोल दीजिए। 2 मिनट रुका हुआ हूँ मैं, तब तक आप जो है अपने दोस्तों को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास के बारे में कि क्लास जो है शुरू हो गई है। गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को बता दीजिए क्लास के बारे में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीतू, जयश्री, गरिमा, सारे बच्चों। जल्दी से जल्दी आप जो लोग जो है जुड़ जाइए। देखिए, फ्लक्स के बारे में काफ़ी बातें कल बताई थी, और सबसे इम्पोर्टेंट बताया था कि एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा अगर आप निर्धारित कर लेते हो तो फिर फ्लक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्षेत्रफल सदिश अगर आपने निकाल लिया तो फिर सारे पंगे ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी सवाल आप जो है बहुत ईजीली कर पाओगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स के समानुपाती होती है। बहुत सी बुक में, कल भी मैंने उसको कैंसिल करवाया था, कटवाया था, यहाँ सर लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है वो फ्लक्स को कहलाती है। बट आप अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे या एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे तो उसके अंदर बिल्कुल लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को फ्लक्स बोलना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि एक आवेश से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है ये हमें नहीं पता है। हर जो पढ़ाने वाला है या हर जो सवाल करने वाला है वो अपने हिसाब से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या लेता है। कोई 2 लेता है, कोई 4 भी ले सकता है, कोई उससे 8 भी ले सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है वो फ्लक्स के समानुपाती होती है। फ्लक्स मतलब लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये अगर लंबवत है तो इससे अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो इसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, कम निकलेगी तो कम होगा। उसको नंबर्स में नहीं बता सकते। ओके जी, तो ये बात हमने की थी फ्लक्स से रिलेटेड। तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है वो फ्लक्स के समानुपाती होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि क्षेत्रफल इस प्रकार है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब के मध्य कोण फाई है, तो क्षेत्रफल ए का विद्युत क्षेत्र के लंबवत घटक ए cos फाई होगा। तब क्षेत्रफल से संबंध विद्युत फ्लक्स जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा ये वाला। विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा? E डॉट डी ए वैक्टर आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। और जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा यानी अदिश गुणनफल होगा तो राशि कैसी हो जाएगी? अदिश हो जाएगी। गुणनफल होगा मतलब वो राशि क्या हो जाएगी? अब अदिश राशि बन जाएगी। जो भी मिलेगी अपने को अदिश राशि मिलेगी अपने को। तो फ्लक्स क्या है? तो अदिश राशि है। सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएगी। बस इसको देखिए कि कैसे डायग्रामेटिकली हम कैसे करेंगे। तो हम देखेंगे कि भाई कोई क्षेत्रफल है, मान लेते हैं ऐसा है, इस तरह से
और ऐसे विद्युत क्षेत्र है बच्चों, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तल के इसके लंबवत, यहां पर बताया था कल, ये क्षेत्रफल सदिश, ये विद्युत क्षेत्र, इनके मध्य कोण क्या है, फाई है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स बन जाएगा बच्चों ई डॉट ए, और इसी को बोलते हैं फाई इक्वल्स टू, डॉट जब भी हटता है कॉस आ जाता है, तो आ जाएगा ई ए कॉस फाई। अब आपको पता है फाई अगर 90 होगा तो फ्लक्स जीरो, फाई अगर, चलिए दोनों फाई हो गए, चलो मैं इसको थीटा कर देता हूँ बच्चों, है ना, ये फाई से आप कैंसिल ना हो जाओ, मैं इसको थीटा कर देता हूँ, वरना सर कौन सा फाई ले रहे हो कुछ पता ही नहीं है। ओके, तो ये थीटा मान लेते हैं ना, तो ये थीटा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, है ना, दोनों सेम नहीं हो इसलिए। थीटा अगर 90 है, यहाँ पर थीटा 90 है तो फाई 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, 0 हो जाता है। ऐसे कैसे, अगर थीटा 0 डिग्री है तो फाई जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा ई इंटू ए, ये पता होना चाहिए, नॉर्मल सी बात, कोई बड़ा इसमें है नहीं। अब आपको पता है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स निकलेगा, जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उतनी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, तो ज़्यादा फ्लक्स ज़्यादा होगा, तो दोनों चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, तो ये पता होना चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए कॉस फाई, बस ज़्यादा अपने को सोचना नहीं है। एरिया वेक्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर बता देता हूँ एरिया वेक्टर के बारे में कि इस तरह से कोई सरफेस आपको दे रखी होती है, मैं एक सरफेस से बता देता हूँ कि सॉलिड सरफेस के हमेशा बाहर की तरफ इधर ये लेते हैं परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, ओपन सरफेस होगी या फिर इस तरह से सरफेस होगी, प्लेन होगी 2D में, तो हमेशा बाहर की ओर लेंगे तल के लंबवत, यहाँ पर भी बाहर की ओर लेंगे और तल के लंबवत। ऐसा नहीं है कि इसमें अंदर ले लिया इधर ले लिया, नहीं, बाहर ले रहे हो तो दोनों में बाहर ही होगा। यहाँ तक क्लियरली समझ आया बच्चों? ओके, चलिए कोई ना, दूसरे फोन से आया हो, चलो कोई ना, जय श्री। ओके, तो इस तरह से एरिया वेक्टर, जरा ऐसे बता दूं मैं अगर आपको एक क्यूब के फॉर्म में, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ध्यान से देखिए बच्चों, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। एरिया वेक्टर कैसे है, ये वाली सरफेस के परपेंडिकुलर इधर होगा, इस वाली के परपेंडिकुलर बाहर इधर होगा, इस वाली के इधर होगा, नीचे वाली के इधर होगा, अंदर वाली के लिए मैं मान लेता हूँ क्रॉस, अंदर कोई भी परपेंडिकुलर होता है उसको क्रॉस से दर्शाते हैं ऐसे, और कोई बाहर होता है उसको दर्शाते हैं डॉट से, डॉट का मतलब उस तल के बाहर और उस तल के अंदर। तो ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक बार सारे बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, आज का लेक्चर और आगे बढ़ा सकूँ बच्चों। यहाँ पर एक बार जो अपना रेस्पॉन्स आप दे दीजिए ताकि मैं और आगे बढ़ सकूँ और कुछ सवाल वगैरह करवा सकूँ आज की क्लास से रिलेटेड। फ्लक्स के बारे में क्लियर होना चाहिए, ई डॉट डी ए कॉस फाई होता है, और फाई जो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो ये चीज़ें यहाँ पर जरूर अपने नोट्स में लिख देना। ई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी विद्युत क्षेत्र है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपने नोट्स में पूरा लिखना। ए क्षेत्रफल सदिश है और थीटा जो है वो क्षेत्रफल सदिश व विद्युत क्षेत्र, अपने नोट्स में जरूर लिखना कि मध्य कोण है। ध्यान रखना क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल सदिश है, ये क्षेत्रफल सदिश व विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण है, क्षेत्रफल सदिश व विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सबको? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है क्या चीज? क्षेत्रफल के मध्य कोण मत लेना, क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण लेना है। क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य, इसको हैशटैग स्टार करके लिख देना कि कोण जो है वो क्षेत्रफल सदिश व विद्युत क्षेत्र के मध्य लेते हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट, यह एक अदिश राशि है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो फाई क्या है, फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक केजी मीटर क्यूब सेकेंड की पावर -3 एम्पियर -1 ये होता है। कैसे होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फाई जो होता है बच्चों वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए इंटू क्या होता है, एरिया, अगर मैं बात करूं तो, है ना, ई ए कॉस थीटा। अब थीटा कॉस थीटा तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका तो कोई वैल्यू होगा नहीं, वैसे भी मतलब यूनिट होगी नहीं। तो ई का होता है न्यूटन पर कूलम, पता है ई क्या होता है, एफ डिवाइड बाई क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इनटू एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा और सेट करते हैं, तो न्यूटन को होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन को क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा, कूलम्ब, इधर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, इसके वाले। और कैसे कर सकते हैं, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कूलम्ब की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, एम्पियर इंटू सेकेंड, मैंने बताया था एम्पियर इंटू सेकेंड, ऊपर क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो जब इनको सबको सेट कर दोगे अच्छे से तो हो जाएगा केजी मीटर पे पावर 3, सेकंड पे पावर कितनी हो जाएगी, ये 2 और ये 1, ऊपर जाके हो जाएगी -3, और एम्पियर पे पावर कितनी हो जाएगी, -1। यही यूनिट होती है बच्चों। और जब सारी मूल मात्रक आ जाए, फंडामेंटल यूनिट आ जाए, तो डायमेंशन केजी की जगह m1, मीटर क्यूब की जगह l क्यूब, टाइम की जगह t पे पावर -3 और एम्पियर की जगह a पे पावर -1। क्या यहाँ पर किसी को हैरानी परेशानी शंका हो तो बताइए, यहां तक किसी को हैरानी परेशानी शंका हो तो बताइए। गुड मॉर्निंग। यहां तक कोई शंका हो तो बताइए बच्चों कि यूनिट कैसे निकले। स्क्रीन पे जिसकी नज़र रहेगी और दिमाग में ऐसा नहीं चल रहा है कि चलो वो सब्जेक्ट पढ़ना है, अभी वहाँ जाना है, कि दूध लाना है दुकान से, कि कपड़े धोने हैं, कि काम करना है, वो बच्चे आराम से कर पाएंगे, है ना। इसलिए कहता हूँ जब आप बैठो तो बस आपके दिमाग में अभी सिर्फ फिजिक्स घूमनी चाहिए कि कैसे हो रहा है। नज़रें आपकी स्क्रीन पे, फ़ोन की बैटरी फुल चार्ज, नेटवर्क कनेक्शन बहुत अच्छा, हाथ में एक पेन, एक कॉपी, और बस और कुछ नहीं। सर 11th क्लास की हिंदी मीडियम, क्लास हिंदी मीडियम 10:50 पे है बच्चों, 10:50 पे होगी डिम्पल जी, 10:50 पे होगी क्लास। 11th क्लास हिंदी मीडियम 10:50 पे होगी। इंग्लिश मीडियम की नेक्स्ट क्लास है 8:50 पे। इंग्लिश मीडियम की क्लास है 8:50 पे और हिंदी मीडियम की 10:50 पे लाइव क्लास है। टेन 50 पे होगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए बच्चों। बाकी बच्चों बता सकते हो कोई डाउट हो तो। यूनिट्स में मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई शिकायत होनी चाहिए आप लोगों को। अब पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, कोई भी पृष्ठ दे रखी है उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स यहाँ पर देखिए बच्चों। तो यहाँ पर हर जगह एरिया वेक्टर अलग लेंगे। देखो इस वाले पृष्ठ का एरिया वेक्टर इधर आएगा क्योंकि इसके तल के लंबवत ऐसे। मान लो विद्युत क्षेत्र ऐसे है सबका, विद्युत क्षेत्र सबका इस तरह से है। तो अब यहाँ का एरिया वेक्टर A1 इधर है बच्चों, यहाँ पे देखोगे तो एरिया वेक्टर इधर है A2, यहाँ पे देखोगे तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है A3, है ना, ध्यान देना। यहाँ पे देखोगे तो एरिया वेक्टर लंबवत इधर है A4, यहाँ पे देखोगे तो एरिया वेक्टर इधर है लंबवत A5। तो आप क्या लिखोगे, तो आप अलग अलग लिखोगे बच्चों। phi1 क्या लिखोगे, E डॉट DA1, इनको मैं DA ले देता हूँ छोटा छोटा, D सबको छोटा ले लेता हूँ, है ना। तो phi जो लिखोगे DA1 लिखोगे, दूसरा phi2 क्या लिखोगे,
ई डॉट डी ए टू, इस तरह से डिस्टेंस से फाई एन क्या लिख दोगे, ई डॉट डी ए एन, यस, सबको ऐड कर दोगे, फाई टोटल क्या कर दोगे, फाई टोटल अगर आप कर दोगे तो ये क्या करोगे, ई डॉट डी ए वन प्लस ई डॉट डी ए टू एंड डॉट 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 सारे, तो सबको जब ऐड करते हैं तो क्या करोगे, अब ऐड तो डायरेक्टली कर नहीं सकते, इससे कितना करेंगे अपने को क्या पता है, तो ऐड करने का फिजिक्स में तरीका होता है समाकलन। क्या होता है, समाकलन का मतलब छोटे छोटे पार्ट का करो और उनका अगर एक पार्ट का कर दो और उसका समाकलन कर दो लिमिट लेके, तो हमारे पास क्या आ जाता है साहब, टोटल आ जाता है किसी भी चीज का। तो क्या यूज करेंगे, समाकलन यूज करेंगे। तो यहां से देखिए, यदि किसी छोटे भाग का क्षेत्रफल सदिश ds है, ठीक है, मान लेते हैं ds है, da जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, और इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत है, ठीक है, एक क्षेत्रफल अवयव हमने ds इस प्रकार माना कि ई तथा अवयव के मध्य ये कोण क्या है, फाई है, मान लो ये वाला एक छोटा सा एक की बात कर रहा हूं मैं, कोण फाई है ना, तो इस पर खींचे गए अभिलंब के मध्य कोण, यार ये फाई फाई दोनों कैसे आ रहे हैं, चलिए थीटा कर दो इसको, जहां जहां एंगल आ रहा है वहां पे थीटा कर, थीटा, ठीक है। तो क्षेत्रफल के मध्य कोण क्या है, थीटा है, और ये विद्युत क्षेत्र लंबवत घटक ई कॉस फाई, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या कहना चाह रहा है इसको देखिए, थ्योरी में ज़्यादा माइंड जो है आपको नहीं लगाना है। डी फाई छोटा सा फ्लक्स आएगा बच्चों, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, बड़ा फ्लक्स क्या आता है, फाई बराबर क्या आता है, ई ए कॉस थीटा, छोटा फ्लक्स क्या आ जाएगा, डी एस के लिए, तो डी फाई ई डी एस कॉस थीटा। अगर पूरा फ्लक्स निकालना है बच्चों तो क्या करोगे, इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दोगे, तो डी फाई का इंटीग्रेशन होता है फाई, और इधर क्या आ जाएगा, क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस कॉस थीटा। क्या ये बात सबको क्लियरली समझ आई, क्या ये बात सबको क्लियरली समझ आई, या मुझे ब्लैक स्क्रीन पे जाके इसको दोबारा समझाना पड़ेगा। छोटा सा फ्लक्स आया डी फाई कितना, ई डी एस कॉस थीटा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे तो बड़ा फ्लक्स आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये वाला। क्या ये बात सबको समझ आई, क्लियरली समझ आई, या फिर मुझे ब्लैक स्क्रीन पे जाके समझाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला काम का ये आ गया अपने पास, डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। अगर इसका इंटीग्रेशन कर दोगे डी फाई, इधर इंटीग्रेशन कैसा, क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि सरफेस क्लोज लेंगे, टोटल सरफेस के लिए, सॉरी क्लोज सरफेस नहीं लेनी है आपको, टोटल सरफेस, तो यहाँ पे हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, दोनों साइड से क्या कर दिया इंटीग्रेशन, तो डी फाई का हो जाएगा फाई, और इसका हो जाएगा बच्चों ई डी एस कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियरली समझ आई बच्चों, कि एक छोटी सी सरफेस के लिए निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। रेस्पॉन्स जरूरी है आप लोगों का, तभी मैं कुछ करा पाऊंगा। यार छोटे के लिए करना है, बड़े के लिए करना है तो इंटीग्रेशन कर दो, हमेशा फिजिक्स में ये करेंगे, स्टार लगा दो, एक छोटे के लिए करते हैं और उसको बड़ा करना है तो क्या कर देना, टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसमें कौन सा कोई बड़ी चीज़ हो गई। ये इंटीग्रेशन ही सीखना है, ये वाला साइन बहुत काम आने वाला है बच्चों, आगे जो भी फिजिक्स आएगी वो इंटीग्रेशन से ही होगी। अभी तो आपको डेरिवेशन करवाया नहीं है मैंने, तो इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना मुझे एक लेक्चर लेके आपको पहले इंटीग्रेशन बताना पड़ेगा कि कैसे होगा। मैं चाहता हूँ कि 11th में ये सारी चीज़ें आपने कर रखी है, इसलिए मैं उसको थोड़ा फास्ट ला लेता हूँ कि भाई डी फाई इतना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा। रेस्पॉन्स जरूरी है बच्चों, जब तक आप बताओगे नहीं कि आपको समझ आया नहीं आया तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता बच्चों। बताइए। ओके क्लियर है। अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा,
ओके, चलिए अब यहाँ पर ये एक क्षेत्र ये है, एरिया है इस तरह से, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सरफेस को पहले ऐसे रखा हुआ है देखो, फिर एंगल पे, फिर इसको ऐसे कर दिया है, फिर इसको इधर कर दिया है, फिर इसको ऐसे कर दिया, अलग अलग घुमा दिया है। तो क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि कैसे झुकाव जो है दिखाया जाता है बच्चों, है ना। तो ये एरिया है, ये फ्लक्स का वो जो माइंड में एक डायग्राम बनना चाहिए, कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से निकल रही है ऐसे, ये फ्लक्स है, ये ऐसे निकल रही है देखो, इसको बिल्कुल ऐसे कर दिया, पहले ऐसे थीटा एंगल पे था, ऐसे कर दिया, फिर इसको पूरा इधर घुमा दिया देखो यहाँ पर, और फिर टिल्ट कर दिया ऐसे। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरह से, यानी मैं कल आपको बता दिया था मैंने सारी चीज़ें। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है तो विद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक मानते हैं, तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती है तो फ्लक्स को धनात्मक मानते हैं। कैसे जी बच्चों, देखिए ध्यान से देखना, आप ही से इसका आंसर निकलवा दूंगा। विद्युत क्षेत्र इधर है बच्चों, ये तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये जो बना रहा हूं ना, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। चलिए सर, अब कलर को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं और अच्छे से आपको बता देता हूं कि क्या होने वाला है यहाँ पर। तो देखिए, ये वाली सरफेस अगर मैं लूं A, B, C और D, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा आप ही को बताना है, 1 या 2, कौन सा होगा? ABCD का एरिया वेक्टर कौन सा होगा, 1 या 2? येलो कलर में बनाया, ABCD का एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों, 1 होगा या 2 होगा? तभी समझ में आएगा ये, वरना मुझे तो पता है ना, मुझे तो आधे घंटे में क्या करवाना है, 40 मिनट में क्या करवाना है, मुझे पता है, मैं करवा के निकल जाऊंगा। आप क्या समझे हो, क्या आपका ब्रेन काम कर रहा है, क्या आप इससे दूसरा सवाल आएगा इसके जैसा तो क्या आप कर पाओगे, क्या आपके भेजे में चीज़ें बैठ रही है, वो इम्पोर्टेंट होता है क्लास के लिए। मुझे तो पता है कि फाई है, डी फाई है, क्या करना है, इतने सालों से करवा रहा हूँ, और बैचेज में करवा रहा हूँ, तो मैं करवा दूंगा। आपको क्या समझ में आ रहा है? इसलिए लाइव क्लास का मतलब ही नहीं रहता अगर आपका रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो। मैं फिर बोल देता हूँ, मैंने पूछा ABCD बनाया यहाँ पर, और 2 एरिया वेक्टर बनाए, एक ये वाला और दूसरा ये डॉटेड में 2 नंबर, कौन सा होगा इसके लिए एरिया वेक्टर ABCD के लिए? ABCD के लिए एरिया वेक्टर कौन सा होगा? एनीवन? ये सरफेस जो है बच्चों इधर वाली, इसके लिए एरिया वेक्टर कौन सा होगा? किसी ने कहा 1, बाकी लोगों के या तो प्रॉब्लम है या फिर उनको अभी तक की बात समझ आई नहीं है। तो अगर नहीं आई है तो आप ये लिख सकते हो कि सर समझ नहीं आया, पर कुछ ना कुछ आपको लिखना जरूरी होगा। आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि पृष्ठ जो होती है उसके लंबवत बाहर की तरफ लेते हैं, यानी एरिया वेक्टर आएगा ये वाला। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये आ गई, मान लो A, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है बच्चों, इधर वाली डायरेक्शन किसकी है? विद्युत क्षेत्र की। अब इनके बीच में एंगल कितना है? तो 180 डिग्री है एंगल। कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये है, क्योंकि तीर इधर ही है, तो ये 180 डिग्री है। तो फाई क्या होता है? फाई होता है, सर पता है हमें, EA cos थीटा।
तो यहाँ पे हो जाएगा सर ई ए, एरिया यहाँ का भी ए, यहाँ का भी ए सेम है। cos 180 कितना होता है बच्चों, कोई बता सकता है? तो cos 180 होता है -1। कितना होता है? -1, इसलिए इसको लिखेंगे ई ए। -1 आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस ई ए। सर यहाँ पे सर एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, क्योंकि तल के लंबवत बाहर की तरफ है ना, पृष्ठ के लंबवत, सतह के लंबवत, और सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है ई भी। तो सर दोनों के बीच में एंगल, तो सर दोनों समांतर है, तो एंगल थीटा जो है सर 0 डिग्री है। तो ई ए cos 0 डिग्री, तो ई ए cos 0 हो जाता 1, तो क्या आ जाएगा ई ए। क्या लिखा है मैंने कि प्रवेश करती है तो ऋणात्मक, प्रवेश कहाँ से कर रही है? यहाँ से, प्रवेश यहाँ से कर रही है, तो क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, माइनस आ रहा है। और प्रवेश जहाँ पर कर रही है, देखो यहाँ से बाहर निकल रही है, जो जहाँ से बाहर निकलती है उसको क्या लेते हैं? धनात्मक। तो जितनी प्रवेश कर रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाता है। देखो जितनी प्रवेश कर रही है, मान लो 3 लाइन ने प्रवेश किया और तीनों बाहर निकल गई यहाँ से, तो आप क्या लिखोगे कि इस पृष्ठ के लिए तो था ई ए माइनस का, और इसके लिए कितना था? प्लस का ई ए। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आ रही है उतनी अगर बाहर निकल रही है तो कुल फ्लक्स हमेशा वहां पर 0 होगा। ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट है और कई बार कंपटीशन में पूछा गया है बच्चों, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है उतनी बाहर निकल रही है तो कुल फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस ये और उतना का उतना प्लस ये, तो फाई टोटल जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा बच्चों। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। यहीं से जो थीम क्रिएट होगी, मैं डायरेक्टली बुक से भी करवा सकता हूँ, और एक लेक्चर को 3 लेक्चर, मतलब एक जो 5-6 लेक्चर हो तो उसको 3 लेक्चर में भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ लेक्चर खत्म होगा, वो मेरी तरफ से खत्म होगा, तुम्हारी तरफ से नहीं होगा बच्चों। इसलिए कह रहा हूँ कि रेस्पॉन्स बहुत जरूरी है। इसलिए कह रहा हूँ कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन 2-3 बार मैंने बताया, आज आते हुए भी मुझे पता था कि मुझे आगे जो करवाना उसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब समझ आया कि आप लोगों को ये जो अभी बताया, अभी समझ आया या नहीं आया? यस, फाइनल, कि कब माइनस होगा फ्लक्स और कब प्लस होगा। तो एंटर जो हो रहा है वो तो माइनस होगा, और जो एग्जिट हो रहा है वो प्लस होगा। जितना एंटर हो रहा है अगर उतना ही एग्जिट हो रहा है तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। यस, बाकी बच्चे अब थोड़ा और, सर ये 0 कैसे हुआ, इसको जरा देखिए, कैसे इसको 0 हुआ, तो ध्यान से देखना बच्चों। इस बॉडी से निकलने वाला टोटल फ्लक्स मैंने कहा 0 है सर, कैसे 0 हुआ? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, मैं 3 लाइन से बना रहा हूं, ज्यादा नहीं। देखिए ए बी सी डी, इसका तो माइनस ये आया था, चलो सही, ये मैं ले सकता हूँ ई एफ जी एच, इसका जो है सर प्लस ये आया था। सर ये तो 2 फ्लक्स ही हुई ना, टोटल तो 6 है ना फेज, टोटल तो ये क्यूब है, घन है, 6 है। तो देखिए बच्चों 6 का क्या हुआ, ऊपर वाली देखिए, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ऊपर वाली के लिए एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बच्चों। ऊपर वाले के लिए एरिया वेक्टर तो ऊपर होगा, सतह के तल के लंबवत, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। एंगल 90 है, और मैंने बताया था ना cos 90 तो वैसे ही 0 हो जाता है, तो इस वाली की वजह से 0 हो गया। सेम नीचे वाली के लिए सर, नीचे वाली के लिए सर जो है एरिया वेक्टर ऐसे लेंगे ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर इस डायरेक्शन में ही है, अभी 90 एंगल है दोनों के बीच में सर, इसलिए इस वाली के लिए 0 हो गया, है ना। 0 क्या हो गया इस वाली के लिए भी। सर ये अंदर वाली, तो इधर वाली के लिए सर एरिया वेक्टर होगा अंदर की तरफ,
अंदर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी अंदर की तरफ ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये अंगुली और ये मार्कर ऐसे है, एरिया वेक्टर अंदर है अंगुली की तरफ और ऐसे, एंगल अभी भी 90 डिग्री है, तो इसलिए ये हो जाएगा। ऐसे कैसे बाहर होगा, तो देखो इस तरह से, ये अंगुली बाहर की तरफ है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ध्यान से देखना है ना, इमेजिन करना कि बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो उसके लिए भी एंगल कितना है 90 है। इसलिए इन चार फेज से तो वैसे ही जीरो हो गया, इससे इससे अंदर से, और इनके क्या हो गया, जितना माइनस था उतना ही प्लस हो गया, इसलिए टोटल फ्लक्स जो आएगा बच्चों यहाँ वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बात हजम हुई, इसलिए टोटल फ्लक्स जीरो आ जाएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, और उससे जितनी फ्लक्स रेखाएं ऐसे जा रही है अंदर उतनी बाहर निकल रही है, तो टोटल फ्लक्स जीरो हो जाता है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट एक दो सवाल है वो मैं करवा देता हूं आपको, क्लियर हुआ है तो एक बार बता दिया करें ताकि मुझे भी थोड़ा सेटिस्फिकेशन हो जाए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का मान बताना है आपको, है ना, विद्युत फ्लक्स का मान बताना है। देखिए विद्युत फ्लक्स का हिंदी में लिख देता हूं मैं, फ्लक्स का मान बताओ यदि विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल मतलब विद्युत क्षेत्र, यदि विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है, डायग्राम बना देता हूं, इस प्रकार है, ये विद्युत क्षेत्र है और ये एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री, ये वाला मान, ये एंगल 30 डिग्री। बताइए विद्युत क्षेत्र है E, ऐसे कोई एरिया रखा हुआ है और एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का, ये प्लेन में रखा हुआ है ऐसे, ये ध्यान देना। इसको अगर मैं थोड़ा 3D डायग्राम के फॉर्म में बनाऊं तो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है, इस तरह से, ये एंगल जो बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है बच्चों 30 डिग्री का बना। बताइए चलिए देखिए, अगर आप ऐसे कर दोगे ई ए cos 30, चलो इसमें तो ऑप्शन नहीं दे रखा है ऐसा कुछ, तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, बट ये अप्रोच गलत है क्योंकि 30 डिग्री का एंगल किसके बीच में दे रखा है, इसके बीच में दे रखा है, बट हमें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए। किसका एंगल चाहिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर ये सतह ऐसे रखी हुई है, ऐसे है, हाथ कैसे है तो इसके लंबवत ऐसे, ये मार्कर की तरह, तो एरिया वेक्टर ये होगा, इस तल के लंबवत आएगा बच्चों ऐसे, इसके एरिया वेक्टर ऐसे आएंगे ना सारे, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा 90, और यहाँ से यहाँ तक ये 30 है, तो ये बीच का एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, कितना आएगा 60 डिग्री, क्योंकि 30 तो ये है, टोटल 90 है, तो ये एंगल कितना बचा 60 डिग्री। तो आपको थीटा जो है यहाँ पर 60 लेना है, क्योंकि 30 तो ये वाली भुजा बना रही है, अपने को तो एरिया वेक्टर से एंगल चाहिए होता है, तो वो कितना आएगा 60, तो जाएगा E यानी कितना आपका 2, A कितना 1 और cos 60 1/2, तो आंसर आ जाएगा कितना 1 वोल्ट इंटू मीटर। बात क्लियरली समझ आई बच्चों?
कि कई बार आपको भुजा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दे देगा, बट आपको तो हमेशा एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल लेना है, तो वो 60 आएगा ना कि 30 आएगा। बात हजम हुई, क्लियर हुई? यहाँ से देख लीजिए, किसी को नहीं हुई है तो इस तरह से सतह बनाई थी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ऐसे दे दूं तो भी ये सेम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एंगल 30 डिग्री है, तो क्या होगा? अब ऐसे बना दूं तो क्या होगा, मुझे बताइए बच्चों। इसमें क्या होगा? यस, वेरी गुड, 1 आएगा। इसमें क्या होगा? इसमें फ्लक्स क्या होगा? 5। एरिया जो है वो ए है इसका, और विद्युत क्षेत्र ई है। ये वाला इस तरह का रफ हो गया, तो सॉरी। ये 30 डिग्री है, उसी प्लेन में रखा हुआ है। इसमें क्या होगा फ्लक्स? अगर एरिया ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो बताइए, थोड़ा सोचिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये वाला। इसमें आंसर क्या होगा अगर आपने थोड़ा सोचा है तो? उसमें और इसमें क्या फ़र्क है ये पता चल जाएगा आपको। ऐसा सवाल मैंने कल भी करवाया था, जिसने अगर अटेंड किया है तो उसके माइंड में ज़रूर आई होगी ये चीज़। थोड़ा टफ है, अब वो है तो है, अब क्या करूँ कि बोर्ड के हिसाब से मैं नहीं पढ़ा सकता, मुझे आपको थोड़ा अच्छे लेवल पे पढ़ाना ज़रूरी है। तो इसमें फ्लक्स जाएगा कैसे भाई साहब? इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा सर, तल के लंबवत ऐसे आएंगे इसके एरिया वेक्टर सारे सर, जितने भी बनाओगे तल के लंबवत। सर अब मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है सर, एरिया वेक्टर इधर है सर, ये एंगल तो पूरा 90 बन रहा है और cos 90 तो सर 0 हो जाता है, तो यहाँ पर इस टाइम में फ्लक्स 0 आ जाएगा। पिछली बार क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड सर ऐसे था, इस तरह से था, ऐसे एंगल जो है वो 30 बना रहा था, इसलिए जो है अपना आंसर ये 60 आया था। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं होके इस वाले में है, तो अब तो एंगल 90 है। बात क्लियर हुई? वेरी गुड। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम देखने वाले थे। आई थिंक कुछ हद तक आपको आइडिया आया होगा, धीरे धीरे जब लेक्चर खत्म होगा। अब ये पूछा जाता है कि समतल सतह को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम होगा। आपके ऑप्शन दे रहा हूं ये लास्ट, जब सतह ई के लंबवत होगी, या बी ऑप्शन है जब सतह ई के पैरेलल होगी, ये लंबवत और ये समांतर होगी। बताना आपको ए या बी। फ्लक्स कब अधिकतम होगा? जब सतह ई के लंबवत होगी या जब सतह ई के समांतर होगी। ये लास्ट सवाल है आज का। थोड़ा सा सोच लीजिए कि सतह लंबवत होगी तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, और सतह समांतर होगी तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। फ्लक्स अधिकतम कब होगा, ए या बी? सारे बच्चे मैं वेट कर रहा हूँ, आज का लास्ट सवाल है। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर सारे बच्चे देखे जाएं, ताकि कल जो है मैं आवेश वितरण के बारे में बता सकूँ कि आवेश वितरण क्या होता है, उसको कैसे जो है समझाया जाता है। ये सारी बातें बुक से आप देखोगे तब हर एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपने ईमानदारी से क्लास अटेंड की है और हर सवाल को समझा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि डाउट आए तो डाउट लिखा करो, वरना आपका हर दिन एक डाउट जो है वो इकट्ठा होता रहेगा। कितने लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप आंसर नहीं देते। गलत देना इज़ नॉट अ क्राइम,
जो गलत करेगा वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सही करेगा बाद में जाके। प्रॉब्लम तो उसकी है जो कर ही नहीं रहा है, जो इस डर में कि कहीं मेरा आंसर गलत ना हो जाए। अरे भाई गलत ही तो होगा, नहीं देने वाले से तो गलत वाला ही अच्छा है ना, कम से कम उसने सोचा तो सही। तो बताइए सारे बच्चे, ए या बी, फ्लक्स कब अधिकतम होगा? एक समान विद्युत क्षेत्र में ऐसे घुमा रहा हूं मैं, तो कब अधिकतम होगा? ओके, आई होप आपने सोचा होगा। क्या करें, मेरा काम है बोलना। जब सतह समांतर है, मान लेते हैं कि सतह क्या है, इसके समांतर ही रख दी बच्चों, ऐसे ऐसे ही रख दी सतह। विद्युत क्षेत्र ऐसे था, विद्युत क्षेत्र ऐसे था मार्कर की तरह, और सतह इस फोन की तरह समांतर रख दी, है ना। विद्युत क्षेत्र है मार्कर ये वाला, इधर सतह भी इसके समांतर रख दी, ये फोन, ये सतह है, ये वाली सतह है, मतलब ये जो नीचे कवर लगा हुआ ये सतह। अब देखो, जब सतह समांतर है तो क्षेत्रफल सदिश तो होता सतह के लंबवत, यानी इधर हो जाएगा ये। अब देखो, जब ये लंबवत हो जाएगा बच्चों, इधर क्या हो जाएगा, लंबवत। जब ये लंबवत हो जाएगा तो देखिए आप लोग, जब ये लंबवत हो जाएगा तो एरिया वेक्टर इधर और विद्युत क्षेत्र इधर, तो एंगल कितना हो जाएगा, इसमें एंगल हो जाएगा, एरिया वेक्टर में कितना हो जाएगा, ये इधर वाला एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर और ई में। और cos 90 तो क्या हो जाता है, 0, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, मिनिमम आएगा, न्यूनतम। लेकिन अगर सतह लंबवत है, देखो सतह ऐसे है, ये ऐसे लंबवत है और ऐसे है, तो इस लंबवत सतह का एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा। तो यानी एरिया वेक्टर भी इस, ये मार्कर विद्युत क्षेत्र है और सतह ऐसे है, तो इस सतह का एरिया वेक्टर सतह के लंबवत इधर आएगा। यानी अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे सतह बना दूं बच्चों, ऐसे लंबवत, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर आएगा, तो ई और ए में कितना एंगल आ जाएगा, 0। तो सतह जब लंबवत होगी तो एरिया वेक्टर ई और ए हमेशा क्या होंगे, समांतर होंगे, यानी एंगल 0 होगा, और एंगल 0 होगा तो मैक्सिमम आएगा, ई इंटू ए। हाँ जरूर लगा देंगे। क्या सबको समझ आई ये बात? आई होप सबको क्लियर होगा, एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, आवेश वितरण के बारे में हम पढ़ेंगे। ये वाला सतत आवेश वितरण क्या होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, इनके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगली क्लास कल इसी टाइम पे होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को जो है अटेंड जरूर करें, और अपने जो भी नियर डियर मित्र वगैरह हैं उनको भी क्लास के बारे में बोलें। जो क्लास के अंदर न्यूमेरिकल करवाता हूँ उनको कोशिश करें करने की, उसके बाद भी बुक से ऐसे सवाल देख के उनको भी ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच। यस।